आई एम डॉक्टर अवध किशोर झा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट सिविल साइंस कॉलेज राजनांदगांव। फिर से आया हूँ आज बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक लेकर के, थर्ड पेपर यानी फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल में जो है नेट वर्क डन कितना होता है उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। नेट हीट एब्जॉर्ब हम लोगों ने देखा था। जो आया था डेटा क्या था, जो नेट वर्क डन किसके बराबर था, डब्ल्यू क्या था, नेट वर्क डन ये था आर एल एन V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1 था। ठीक है, उसके बाद नेट हीट एब्जॉर्ब्ड Q, नेट हीट absorbed, this was also equal to R ln V2 माइनस अपॉन V1 T2 माइनस T1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, जो कि होना भी चाहिए। बताया था कि साइक्लिक किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो है जो स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। इसीलिए डेल्टा यू का वैल्यू 0 था। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी है। तो साइक्लिक कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, Q इक्वल W जो है साइक्लिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अभी जो इसके बाद कि जो नेट वर्क डन है और हाई टेम्परेचर पे सिस्टम द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है Q2, इस दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे अभी रिलेशन बिटवीन W क्या है मेरा, द नेट वर्क डन, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड Q2 क्या है मेरा, द क्वांटिटी of heat absorbed at the higher temperature T2। ठीक है, यानी W नेट वर्क डन और हाई टेम्परेचर T2 पे जो हीट एब्जॉर्ब हुआ था Q2, इस दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो नेट वर्क डन निकाले थे हम लोग, क्या था, R ln V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1, ये इक्वेशन 9 था। और Q2 इक्वल टू जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट वर्क डन जो हम लोग निकाले थे वो किसके बराबर था, R T2 ln V2 अपॉन V1, ये इक्वेशन 1 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 1 वी हैव, इक्वेशन 9 1 से क्या मिलेगा, W विल बी इक्वल टू W अपॉन Q2 कर दो। ठीक है, W अपॉन Q2 तो क्या हो जाएगा, R ln V2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, T2 माइनस T1, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R ln V2 अपॉन V1 यहाँ भी है, R ln V2 अपॉन V1 यहाँ भी है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। देयरफॉर W विल बी इक्वल टू Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 11। ठीक, ये इक्वेशन 9 था और ये इक्वेशन एक्चुअली जो नेट वर्क डन इक्वेशन 9 था, ये इक्वेशन जो था नेट हीट एब्जॉर्ब वो 10 था। तो अगला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, आप सबको पता है कि T2 जो है माइनस T1 क्या है, T2 में से कुछ T1 कम हो रहा है, घट रहा है, अपॉन T1, ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेस देन 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो T2 से कम होगा। तो उसको T2 से जो डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है T2 माइनस T1 जिसका ब्रैकेट के अंदर में है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो W है, W जो है Q2 से
कम है, जब ये लेस देन 1 होगा इसका मतलब W जो है Q2 से कम है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिंस T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज लेस देन 1, 1 से कम है, ठीक है। इट follows that W is less than Q2। ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, 1 से कम है, 1 से कम मतलब 1/2, 1/4, ठीक है। इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे समथिंग से तो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। W जो है वो कम हो जाएगा Q2 से, ठीक है। Q2 को जब हम डिवाइड करेंगे कुछ इस चीज से तो क्या हो जाएगा, इस Q2 से W का वैल्यू कम हो जाएगा। दैट इज वर्क डन is less than the heat absorbed। ये क्या बताता है, W कम है, इसका मतलब तो जितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब किया उससे कम काम करता है, ठीक है। यहाँ W का जो वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू जो है वो कम है, किससे, जो हीट एब्जॉर्ब हुआ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ पार्ट है, जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसका कुछ ही पार्ट जो है वर्क डन में कन्वर्ट होता है, और बाकी जो है जो एक्स्ट्रा जो हीट है वो सिंक को ट्रांसफर कर देता है। यानी पूरा 100% जो है जितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ ही पार्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ओनली ए पार्ट ऑफ heat absorbed by the system at the higher temperature T2, यानी जो कुछ पार्ट जो है हायर टेम्परेचर T2 पे जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है वही कन्वर्ट होता है वर्क डन में। हायर टेम्परेचर T2 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, यानी जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसका कुछ ही पार्ट जो है वर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और जो रेस्ट एक्स्ट्रा जो है वो सराउंडिंग को वापस कर देता है हीट, ठीक है। The rest of heat Q1 is given out by the system to the surroundings, which is at the lower temperature T1। जितना हीट अब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, चूंकि W का वैल्यू जो है, W जो नेट वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 से कम है, जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उससे कम है। इसका मतलब जो कुछ ही पार्ट जो हीट जितना हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, उसका कुछ ही पार्ट जो है वर्क में ट्रांसफॉर्म होता है। जो एक्स्ट्रा हीट है Q1 वो सिस्टम जो है सराउंडिंग को वापस कर देता है, और सराउंडिंग जो है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है, T1 टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इफिशियंसी क्या होगा किसी भी, तो जो कार्नोट बताया था थ्योरेटिकल हीट इंजन के बारे में, उस थ्योरेटिकल हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है, टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। इफिशियंसी क्या होगी, ठीक है। तो अब जानना पड़ेगा कि इफिशियंसी क्या होता है। तो इफिशियंसी क्या होता है कि जितना हीट सिस्टम को हम लोग दिए उसका कितना फ्रैक्शन जो है वर्क में कन्वर्ट होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब जहां भी फ्रैक्शन उसका मतलब 1 में, जैसे पढ़े हो पहले मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, यदि मान लो निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो है n है,
और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल जो है NS है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चूंकि टोटल n नंबर ऑफ मोल्स में NS मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो 1 में कितना हो जाएगा, NS अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं x से। ठीक है, तो जहां भी फ्रैक्शन की बात हो, जो भी फ्रैक्शन हो उसका मतलब क्या कहते हैं 1 में, तो इफिशियंसी क्या होता है कि कितना फ्रैक्शन जो है, जो जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया उसका कितना फ्रैक्शन जो है वाक्यूम में कन्वर्ट हुआ। तो फ्रैक्शन चूंकि टोटल हीट एब्जॉर्ब किया Q2, तो Q2 में कितना काम किया, W काम किया, तो 1 में कितना काम करेगा, W अपॉन Q2, यही फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन मतलब 1 में, तो W अपॉन Q2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इफिशियंसी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, नीटा से डिनोट करते हैं। तो नीटा विल बी इक्वल टू W अपॉन, दिस विल इक्वल टू नीटा W अपॉन Q2। ठीक है, मैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय an engine that it can transform into work is called the efficiency, जो नीटा से, of the इंजन। फ्रैक्शन में फिर जितना एब्जॉर्ब किया उससे कितना फ्रैक्शन जो वर्क में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफिशियंसी नीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नेट वर्क डन अपॉन Q2, और W क्या था, W अपन Q2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अभी लास्ट इक्वेशन हम लोग निकाले हैं W अपन Q2 का वैल्यू, यहाँ से देखो W और Q2 में रिलेशन निकाले थे, तो W अपॉन Q2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2, इक्वेशन 11 से। ठीक है, तो T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, इफिशियंसी विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, इसको करते हैं इक्वेशन 12। ठीक है, अब चूंकि पता है कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, T2 से समथिंग माइनस होगा T1, तो ये क्वांटिटी जो है इससे T2 से कम हो जाएगा, तो कम को अधिक से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, और जितना अधिक डिफरेंस होगा, जितना ये कम होगा, जितना ये अधिक होगा, जितना अधिक डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, सोर्स ऑफ सिंक के टेम्परेचर में, उतनी अधिक इफिशियंसी होगी। तो हिंदी वाले ऐसे हिंदी में लिखेंगे कि क्या कहते हैं, इफिशियंसी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है, और जितना अधिक सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच डिफरेंस होगा उतनी अधिक इफिशियंसी होगी। इंग्लिश वाले कैसे, मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, तो इसी को सिंस T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज लेस देन 1, the efficiency of a heat engine is always less than 1। ठीक है, चूंकि T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 माइनस T1 अपॉन T2 का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, इसीलिए इसका मतलब इफिशियंसी जो है हमेशा क्या होगा, हीट इंजन का 1 से कम होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जितना अधिक इसका डिफरेंस होगा, ये ऊपर का जो मैग्नीट्यूड है जितना अधिक होगा उतनी अधिक इफिशियंसी होगी, जितना अधिक डिफरेंस होगा दोनों के बीच के टेम्परेचर, सोर्स और सिंक के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है जितना अधिक होगा उतनी अधिक इफिशियंसी होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 10 the greater the difference between temperature of the source and the sink,
द ग्रेटर इज द इफिशियंसी, यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना अधिक डिफरेंस होगा सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच में उतनी अधिक जो है इफिशियंसी होगी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि जो नेट हीट एब्जॉर्ब है वो किसके बराबर है। तो जितना सिस्टम हीट लिया सोर्स से हायर टेम्परेचर T2 पे यानी Q2, और जितना हीट जो है वापस कर दिया सिंक को Q1, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू, उतना ही काम करेगा। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होता है कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व होता है। तो जितना हीट एब्जॉर्ब किया Q2 और जितना हीट सिंक को वापस कर दिया उसका दोनों का डिफरेंस Q2 माइनस Q1 किसके बराबर होगा, तो वर्क डन के बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि हमेशा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया नेट हीट एनर्जी यानी Q2 माइनस Q1 दैट विल बी इक्वल टू W। ठीक है, तो हम लोग W की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग W लिखे थे एफिशिएंसी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं W की जगह पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग Q2 माइनस Q1। ठीक है, इसको लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं हम लोग, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, Q2 माइनस Q1 है क्या, नेट हीट कितना एब्जॉर्ब किया है, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, तो नेट हीट एब्जॉर्ब है वो, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, this must be equivalent to the net work done by the system। thus यानी कि जो हीट का डिफरेंस है, यानी जितना हीट सोर्स से लिया माइनस जो हीट सिंक को ट्रांसफर किया, दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, तो जितना नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही वर्क डन होगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट W विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1। सबको पता है पहले बताए थे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q2 एंड दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। देयरफॉर वी कैन राइट W की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं। देयरफॉर एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। दिस इज इक्वेशन 13। आगे जो पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, वो पढ़ना है कार्नोट थ्योरम। तो अगला टॉपिक क्या है इसके बाद, कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है, तो कार्नोट थ्योरम कहता है कि किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखे हैं फॉर्मूला से, तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कार्नोट थ्योरम यही कहता है अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है जो वर्किंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस जो हम लोग यूज करते हैं उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। यानी कोई भी हम लोग सब्सटेंस यूज करें, यदि अलग अलग हीट इंजन का, ठीक है, यदि अलग अलग इंजन का के सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, यानी दो सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है, दो अलग अलग हीट इंजन या दो दूसरे की इंजन, तो उसकी इफिशियंसी सेम होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द
efficiency of a reversible heat engine depends only upon the temperature of the source and the sink। यानी किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड और किससे इंडिपेंडेंट होता है, वर्किंग जो मटेरियल यूज करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द nature of the working substances used for ऑपरेशंस। अभी हम लोग जो देखे थे कि कार्नोट साइकिल में जो है 4 ऑपरेशंस होता है, 2 थर्मल 2 एडियाबेटिक होता है। तो जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस पे ऑपरेशन करेंगे, जो भी एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी होगा उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस कोई भी गैस कुछ भी लेंगे हम लोग, तो उस यदि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, यदि 2 अलग अलग इंजन का, तो उसकी इफिशियंसी सेम होगी। ठीक है, तो इफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो वर्किंग सब्सटेंस है उससे इंडिपेंडेंट होता है। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जितनी भी क्या कहते हैं हीट इंजन है, यदि सारे इंजन की का जो है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम होगा तो सारे इंजन की इफिशियंसी जो है सेम होगा। तो हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं इसको आगे कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स working between the same 2 temperatures have the same efficiency। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि ये जितने भी हीट इंजन है, यदि वो 2 सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी सेम होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही जो स्टेटमेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग कार्नोट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बता रहा हूँ इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी वालों को जो बताया हूँ हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। तो इस आगे क्या लिख सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉमनली known as कार्नोट थ्योरम। आगे जो पढ़ना है, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सब इसको डिफाइन किया था केल्विन ने क्या बताया था कि क्या कहते हैं, यदि कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में यदि सिस्टम जो है सोर्स से जो है रिजर्वायर से हीट ले रहा है, ठीक है, तो ये संभव नहीं है कि क्या कहते हैं 100% उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि जब भी रिजर्वायर से हीट लेगा तो 100% वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हीट जो है सिंक को, जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, उसको कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा।
ठीक है। 100% जो है कन्वर्जन जो है हीट का जो भी हीट सोर्स से रिजर्वायर से जो हीट एब्जॉर्ब किया उसका 100% कन्वर्जन वर्क में कन्वर्जन संभव नहीं है। कुछ न कुछ जो है हीट जो है सिंक को या जो कोल्डर पार्ट है सिस्टम का उसको कुछ ना कुछ हीट जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू केल्विन के अनुसार, केल्विन ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज ए साइक्लिक प्रोसेस टू extract heat from a reservoir and to convert it into work without transferring at the same time a certain amount of heat from a hotter to a colder part of the system। ठीक है। तो एक केल्विन के द्वारा क्या कहा, क्या डिफिनेशन दिया गया सेकंड लॉ का, कि ये संभव नहीं है कि रिजर्वायर से जो है हीट एब्जॉर्ब करे और उसको जो है क्या कहते हैं 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जब भी रिजर्वायर से हीट मतलब कुछ ना कुछ हीट जो है वो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसको, तो कोल्डर पार्ट ऑफ द सिस्टम को। दूसरे शब्द हम लोग क्या कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन एक और जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कॉम्पनसेशन। ठीक है, यानी 100% जो है हीट को वर्क में काम में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सिंक को या कोल्डर पार्ट ऑफ द सिस्टम को। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इट इज इम्पॉसिबल टू convert heat into work without compensation। बिना जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है कोल्डर पार्ट ऑफ सिस्टम को ट्रांसफर किए ये संभव नहीं है कि 100% जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, हीट इंजन के द्वारा। तो एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभार एग्जाम में न्यूमेरिकल से पूछ देता है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी हीट इंजन की यदि वो काम कर रहा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिले इस तरह का तो आंख बंद करके जो हायर टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर किसका होगा, सोर्स का टेम्परेचर होगा। जो लोअर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर होगा, T1 होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन T2 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं, वो किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर को, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो T1 जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 25 में उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। ये कहाँ से कितना आ जाएगा, तो 383 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 कितना है
383 केल्विन माइनस T1 तो 298 केल्विन अपॉन T2 383 केल्विन। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगा 0.222। परसेंटेज में क्या हो जाएगा, तो ये कितना T2 में है। एफिशिएंसी कैसे निकाले हैं कि सोर्स का टेम्परेचर T2 है तो कितना वर्क डन हुआ, कितना काम हुआ, तो T2 माइनस T1 हुआ। T2 में इतना हुआ तो 1 में कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2। देयरफॉर 100 में कितना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज मतलब 100 में, 100 में कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100%। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हम लोग तो कितना आ जाएगा 22.2%। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस पे वो है कि heat supplied to a certain Carnot engine is 1897.8 किलो जूल। जो हीट सप्लाई किया यानी Q2 दिया हुआ ये। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द engine which works between 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंजन को जो है हीट सप्लाई किया गया वह है 1897.8 केल्विन है, कितना काम होगा पूछ रहा है यदि सोर्स और सिंक का जो है टेम्परेचर वो जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 जो है हमेशा लोअर टेम्परेचर क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर T1 है, ये T2 होगा, और ये जो हीट दिया हुआ Q2 है। तो हम लोग पढ़े हैं, अब निकालना क्या है, W निकालना है, W इक्वल टू वाट, W पूछा गया है, तब हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, कि इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q2 एंड दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो हमें Q2 पता है, T2 T1 पता है, तो W निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को रखना पड़ेगा केल्विन में। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 कितना है 0 प्लस 273, तो यहाँ से आ जाएगा 273 केल्विन, और T2 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यहाँ से आ जाएगा ये 373 केल्विन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर W यहाँ से क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, तो अब Q2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Q2 कितना दिया हुआ है 1897.8 किलो जूल, और T2 कितना दिया हुआ है 373 माइनस 273 अपॉन 373, ये सब केल्विन में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1897.8 इंटू 373 माइनस 273 100 अपॉन 373, ये आ जाएगा किलो जूल। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 508.7 किलो जूल। देयरफॉर वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 508.7 किलो जूल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। धन्यवाद।